आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे जी। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो C और मास नंबर A डिफरेंस हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। हमने पढ़ा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, मतलब कि एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होगा। इसके अलावा ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर और तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। ठीक हो गया। आगे आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं सेम। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जो कि एक न्यूट्रल एटम में होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। जैसे सोडियम है, इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास जब एटॉमिक नंबर है 11, इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। तो इसके शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होगी कि 2 फर्स्ट में, उसके बाद 4 एंड फिर एंड सो ऑन। ठीक हो गया। और लास्ट शेल में इसके कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितने भी सोडियम होंगे उनकी इसी तरह होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, तो इसलिए जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। इनकी अब आगे देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इनकी स्टूडेंट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस होती हैं। किसी भी एलिमेंट के अगर 3 आइसोटोप्स हैं या 2 आइसोटोप्स हैं या 4 आइसोटोप्स हैं तो सब की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? डिफरेंस होंगी, क्योंकि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? मास नंबर पे। अब 1 बाय 1 आइसोटोप्स की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूट्रियम एंड नंबर 3 ट्राइटियम। अब देखें इनका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक हो गया। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो इसका सेम होगा क्योंकि ये अगर आइसोटोप्स भी है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। डिफरेंस किस में आएगा? मास नंबर में। कैसे आएगा वो मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी सेम होंगे। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन। डिफरेंस क्रिएट होगा वो किस लिहाज से होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिहाज से। इसके पास कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है प्रोटियम के पास, ड्यूट्रियम के पास 1 है और ट्रिटियम के पास हमारे पास क्या है? 2। तो इसी तरह इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है जो हम नीचे लिखते हैं वो तो सेम है, लेकिन इसका मास नंबर डिफरेंस हो जाएगा। देखिए एटॉमिक मास नंबर क्या होता है हमारे पास? A इज इक्वल टू Z प्लस N, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है तो एक ही एटॉमिक नंबर होगा। इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, एटॉमिक मास 2 होगा। इसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास 3 होगा। तो डिफरेंस किस में आ रहा है? एटॉमिक मास में। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन के भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। नंबर 1 क्या है? कार्बन 6/12, नंबर 2 कार्बन 6/13 और कार्बन 6/14। अब देखें इसमें भी उसी तरह
ठीक हो गया। कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर है, मीन के कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इनर शेल में 4 आउटर शेल। ठीक हो गया। इस तरह इसमें भी 2 इनर शेल में 4 आउटर शेल में, इस तरह इसमें भी 2 इनर शेल में और 4 आउटर शेल में। ठीक हो गया। अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने हैं हमने। इसके पास कितने प्रोटॉन हैं 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं 6। इसके पास कितने प्रोटॉन हैं 6 और न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं 7। इसके पास कितने प्रोटॉन हैं 6 और न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं 7। तो देखें इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास 13 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, सॉरी इसके पास 8 होंगे 14। ठीक हो गया। तो डिफरेंस क्या आ रहा है एटॉमिक नंबर में। अच्छा अब देखेंगे जो कार्बन 12 और 13 हैं ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं। कार्बन 12 और कार्बन 13, और जो कार्बन 12 है ये ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है, हम इसी को यूज़ करते हैं। कार्बन 12 है 6, ये 98.9% एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। और 13 और 14 1.1% नेचर में पाए जाते हैं। आगे आइसोटोप्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से, क्लोरीन, नंबर 2 यूरेनियम। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और 17, क्लोरीन 37 और 17। देखिए एटॉमिक मैच में डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद यूरेनियम के भी हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 234 और 92, यूरेनियम 238 और 92। यूरेनियम जो 238 है एक्चुअली ये 99% नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। आगे थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेंगे आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स की मेनली जो यूजेस हैं, रेडियो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की बात करेंगे आगे। ठीक हो गया। आइसोटोप्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में। सबसे पहले जो आइसोटोप्स हैं रेडियोथेरेपी में यूज़ होते हैं। इसे हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में मोस्टली स्किन कैंसर में जो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं वो हैं हमारे पास फास्फोरस 32 एंड SR 90। स्किन कैंसर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है फास्फोरस 32 एंड SR 90। क्यों, बिकॉज ये जो आइसोटोप्स हैं ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि फेवरेबल होते हैं। लेकिन जो हमारे पास कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स है ना, इसको भी हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटेड गामा रेडिएशन यूज़ करते हैं। गामा कह सकते हैं, गामा रेडिएशन जो कि स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका दूसरा यूज़ देखेंगे ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ठीक हो गया। रेडियो आइसोटोप्स हैं वो ट्रेसर के तौर पे यूज़ होते हैं, इसके लिए डायग्नोसिस किसी भी बीमारी को ढूंढना एंड मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। इसके लिए रेडियो आइसोटोप्स जो हैं यूज्ड एज ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। ट्यूमर को डायग्नोज करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक आइसोटोप्स है आयोडीन 131। ठीक हो गया। ये ग्वीटर की डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड में होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो इसका तीसरा यूज़ है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़ है।
ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या देखना है कि आइसोटोप्स जो है ना आर्कियोलॉजिकल या जियोलॉजिकल क्या करते हैं, ये एस्टिमेट करते हैं एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं ना हमारे पास, उनकी एज को एस्टिमेट करते हैं। ठीक हो गया। इसमें फॉसिल फ्यूल्स में क्या आ जाता है, डेड प्लांट्स और उसके अलावा एनिमल्स एंड स्टोन्स, इनकी क्या एज को एस्टिमेट करते हैं। और ये जो एज होती है ना ये हाफ लाइफ पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स डेटिंग। ठीक हो गया। उसके अलावा जो इसका फोर्थ यूज़ है वो है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कैसे, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ना उन्हें हम केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। इसे हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है। इन केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर को ये डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कार्बन 14 आइसोटोप्स है ना, कौन सी, कार्बन 14, ये आइसोटोप्स CO2 को लेबल करती है as CO2 is used by the plants of photosynthesis to form glucose। ये तो मैं पता है फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। इट्स मूवमेंट इज डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स बाय द ग्लूकोज। ठीक हो गया। उसके अलावा हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ आइसोटोप्स इन पास्ट, नाउ, इन प्रेजेंट एंड इन आल्सो फ्यूचर। फिफ्थ, एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। इसकी एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। ठीक हो गया। पावर जनरेशन में क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। किसके थ्रू, न्यूक्लियर फिशन के थ्रू। किसके थ्रू, न्यूक्लियर फिशन के थ्रू ये रेडियो एक्टिविटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है। जैसे हमारे पास है ना यूरेनियम 235 का आइसोटोप। ठीक है। इससे जब हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन पे बम्बार्डमेंट करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की यूरेनियम 235 आइसोटोप्स पे, तो क्या होता है, जो यूरेनियम है ये न्यूक्लियस में ब्रेकअप होके बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली रिएक्शन को लिखते हैं, यूरेनियम 235 92 का हमारे पास आइसोटोप है। इसके ऊपर हमने क्या किया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की। तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास, बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94। ठीक हो गया। और उसके साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, साथ में एनर्जी। अच्छा, ये जो एनर्जी है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। विच इज़ टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर। जब ये रिएक्शन हो रहा था तो ये जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई थी, जो बॉयलर में हमारे पास वाटर था, इस एनर्जी ने उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया और फिर वो जो स्टीम होती है वो टरबाइंस को ड्राइव करती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोसेस है, एनर्जी
एनर्जी ने क्या किया, वाटर को जो बॉयलर में था स्टीम में कन्वर्ट किया। ठीक हो गया। अब स्टीम ने क्या किया, टरबाइंस को ड्राइव किया, ड्राइव दी टरबाइंस। ठीक हो गया। वो जो टरबाइंस हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ आइसोटोप्स है। इसमें एटॉमिक एनर्जी में भी इसका हम यूज़ करते हैं और भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।